तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। बात 27 अगस्त 2016 की है, 27 अगस्त 2016। इंडोनेशिया में एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, उसका नाम है सिरेबोना। इसी सिरेबोना शहर में शाम के करीब 7 बजे का वक्त होगा और अपने अपार्टमेंट से कुछ दूरी पर एक पार्क में दो सहेलियां यूं ही बातें कर रही थी। इनमें से एक का नाम था वीना और एक का नाम था लिंडा। वीना का पूरा नाम था वीना डेवी अर्सिता। तो वीना और लिंडा बात कर रहे थे। अक्सर शाम को ये दोनों घर के बाहर यूं ही टहलने निकला करते थे। अभी जब दोनों बात ही कर रहे थे तभी एक लड़का, वीना की उम्र 16 साल और लिंडा की उम्र भी करीब 17 साल के आसपास थी, और दोनों अभी जस्ट कॉलेज में दाखिल हुए थे। वीना और लिंडा बात कर रहे थे तभी मोटरसाइकिल पर एक लड़का वहां पर पहुंचता है। इस लड़के का नाम था एकी। एकी वीना का बॉयफ्रेंड था और एकी और वीना एक दूसरे से प्यार करते थे, और ये बात एकी और वीना दोनों के घर वाले भी जानते थे और उनकी भी रजामंदी थी। थोड़ी देर तक अब एकी भी शामिल हो जाता, वीना और लिंडा से बातें करता है। कुछ वक्त बीतता है, फिर लिंडा कहती है अब मैं अपने घर जा रही हूँ। वीना को एकी कहता है चलो मैं तुमको ड्रॉप कर दूंगा अपनी मोटरसाइकिल पर। अब वीना और एकी मोटरसाइकिल पर बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। धीरे धीरे अब रात होती है। रात के 11 बज गए। वीना घर नहीं पहुंची। वीना के पेरेंट्स थोड़े फिक्रमंद हुए, क्योंकि अमूमन वीना ऐसा करता नहीं है, या तो करती नहीं थी या तो मोबाइल पर बता देती थी। लेकिन उस दिन कॉल भी नहीं किया और वो लेट भी। उन्होंने मोबाइल पर फ़ोन करना शुरू किया, मोबाइल स्विच ऑफ। इधर उधर दोस्तों से पूछा, फिर लिंडा को फ़ोन किया। लिंडा ने बताया कि हाँ हम लोग साथ थे, लेकिन फिर एक ही आ गया और एक ही के साथ वो निकल गई। चूँकि एक ही को जानते थे वीना के पेरेंट्स, उन्होंने एक ही के घर पे फ़ोन किया। पहले एक ही को किया, उसका भी मोबाइल बंद। एक ही के पेरेंट्स ने कहा कि एक ही भी घर नहीं आया। फिर उन्हें लगा कि कई बार ऐसा होता है जो उन्होंने डिनर पर निकल लेते हैं, हो सकता है थोड़ी देर में आ जाएंगे। ये सोचकर माँ बाप थोड़े बेफिक्र हो गए और सो गए कि रात को लौट आएगी बेटी। जब सुबह हो गई और उन्होंने देखा कि वीना घर नहीं आई, उधर जो उसका बॉयफ्रेंड था एक ही, वो भी घर नहीं पहुंचा, तो वीना के पेरेंट्स परेशान हुए। सुबह फिर एक ही के घर फ़ोन किया, उन्होंने कहा वो तो आए नहीं, और ऐसा कभी इससे पहले हुआ नहीं कि दोनों होल नाइट गायब हो जाए। माँ बाप को फिक्र हुई, वो पुलिस स्टेशन गए और उन्होंने वीना की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी, साथ में एक ही की। पुलिस ने पूछताछ की कि कब मोटरसाइकिल पर कितने बजे निकले। इसके बाद अब पुलिस तफ्तीश शुरू करती है। कुछ घंटे के बाद वीना के पेरेंट्स के पास फ़ोन आता है पुलिस का, और वो बताते हैं कि आप एक लोकेशन पर पहुंचिए। वहाँ पहुँचते हैं तो वो एक दिखाते हैं कि एक बाइक है यहाँ पड़ी हुई, और आसपास में कुछ ब्लड के स्पॉट थे। बाइक को पहचान जाते हैं वीना और एकी के घर वाले, एकी की ही बाइक थी वो। फिर पुलिस उन्हें अपने साथ अस्पताल ले जाती है। जब वो अस्पताल पहुँचते हैं तो वहाँ वीना और एकी दोनों की मौत हो चुकी थी। वीना की दोनों कलाइयाँ लगभग कटी हुई थीं, दोनों पैर भी लगभग कटे हुए थे, बस लटके हुए थे एक तरह से। सर पर गहरी चोट थी, एक ही के सर पर भी गहरी चोट थी, लेकिन उसके हाथ पांव सलामत थे, जख्म जरूर थे। उनकी हालत देखकर माँ बाप की चीखें निकल गईं। फिर पुलिस ने बताया कि असल में ये दोनों कल रात जब निकले तो शायद तेज़ रफ्तार बाइक बिजली के एक खंभे से टकरा गई, और उस टक्कर की वजह से इन दोनों की मौत हो गई। और ये एक रोड एक्सीडेंट का केस है, बिजली के खंभे से बाइक टकराई। माँ बाप ने भी सब्र कर लिया। पोस्टमार्टम के बाद दोनों की लाशें हवाले कर दी गईं। अब दोनों लाशें घर आईं ताकि उसके बाद लास्ट राइट्स पूरी की जा सके, अंतिम सफ़र। जब वीना की लाश घर आई तो पहली बार उनकी दादी ने उसकी लाश को देखा और वो चौंक उठी। उन्हें अपने बेटे से कहा कि मुझे लगता नहीं है कि ये रोड एक्सीडेंट का केस है। उन्होंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि वीना के दोनों हाथ पैर कटे हुए लगभग से हैं और सर पर गहरी चोट है। जिस तरीके से लाश की हालत उसको देखकर जिस बाइक पर एक ही की ये बैठी थी, उस बाइक की तो हालत ख़राब हो जानी चाहिए, लेकिन बाइक पूरे परिवार ने देखा। उन्होंने कहा बाइक पे हल्की सी खरोच है और कुछ है नहीं। दूसरा, जो वीना का मोबाइल था वो पुलिस ने घर वालों को सौंप दिया था। मोबाइल में भी कोई खरोच नहीं, कहीं टूट फूट नहीं। अब इतना
खतरनाक एक्सीडेंट हुआ हो, 2 लोगों की जान चली गई, बाइक को कोई नुकसान नहीं, मोबाइल को कोई नुकसान नहीं, और चोट भी इस तरह के जो रोड एक्सीडेंट में अमूमन देखने को नहीं मिलते हैं। तो शक हुआ दादी को, उन्होंने अपने बच्चों से शेयर किया, लेकिन पुलिस यही कहती रही कि रोड एक्सीडेंट का केस था। बाद में दोनों को अलग अलग उनके रिचुअल्स के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लगभग हफ्ता बीत गया। अब पेरेंट्स भी ये मानने लगे कि ये एक रोड एक्सीडेंट का केस है और वीना और एकी की मौत उसी वजह से हुई है। लेकिन एक हफ्ते बाद अचानक एक रोज लिंडा की सिस्टर का फोन आता है वीना के फादर के पास। वही लिंडा जो आखिरी वक्त में 27 अगस्त को वीना के साथ थी, और दोनों सहेली थी, वीना और लिंडा। तो लिंडा की सिस्टर, बड़ी बहन, वीना के फादर को फोन करते और कहते हैं आप लोग जल्दी घर आ जाइए, लिंडा को कुछ हो गया। बदहवास अभी अभी बेटी उन्होंने खोई, अब वो उसकी बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी। माँ बाप अपने बाकी बच्चों के साथ पूरा परिवार लिंडा के घर पहुंच गया, थोड़ी ही दूरी पर। वहां जाकर उन्होंने डोरबेल बजाई। डोरबेल जब बजाई तो अंदर से एक आवाज आई कि मैं आ रही हूं। यह आवाज सुनते ही वीना के माँ बाप दोनों चौंक उठे, क्योंकि यह आवाज वीना की थी और वो अपनी बेटी की आवाज कभी भूल नहीं सकते। लेकिन जिसकी लाश को उन्होंने देखा और जिसे दफना भी दिया, वही वीना की आवाज लिंडा के घर से कैसे? अब वो सोच ही रहे थे कि दरवाजा खुला। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने उन्होंने देखा लिंडा है। लिंडा दौड़ कर आई और वीना के फादर से गले लग गई और रोकर बोलने लगी, पापा पापा। फिर से पूरा परिवार हैरान, क्योंकि सामने लिंडा थी, लेकिन लिंडा जो बोल रही थी वो आवाज हूबहू वीना की थी। कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने खैर गले लगाया। अब इससे पहले कि ये पूरा परिवार को ही कुछ समझ में नहीं आ रहा, तब लिंडा की बड़ी बहन ने कहा, मैंने आपको इसीलिए बुलाया कि पिछले एक आध दिन से लिंडा इसी तरीके से बोल रही है और उसकी बीच बीच में फिर नॉर्मल हो जाती है, अपनी आवाज़ें बोलती, फिर अचानक इसके गले से वीना की आवाज़ निकलने लगती है। चूँकि लिंडा की बहन भी वीना को जानती थी, तो उसने कहा कि मैंने इसलिए आपको बुलाया है कि अचानक अभी लिंडा ने वीना की आवाज़ में मुझसे कहा कि मेरे पापा मम्मी को बुलाओ, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अब वो गले लगी हुई है। अचानक वो अपने पापा से कहती है कि मैं आपकी बेटी वीना ही हूँ, लेकिन कुछ देर के लिए अपनी दोस्त लिंडा के जिस्म में आई हूँ और ये आवाज़ मेरी है। अब मैं कुछ आपको बताने जा रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ वो सब कुछ आप रिकॉर्ड करें। फौरन अब उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड करना घर वालों ने शुरू किया। फिर उसने कहानी सुनाई। उसने कहा, पापा मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, मेरी और एकी की मौत एक्सीडेंट में नहीं हुई, जो पुलिस कह रही है वो गलत है। उसने कहा हम दोनों का मर्डर किया गया है, और उसने ये भी कहा कि मर्डर करने के साथ साथ मेरे साथ रेप किया गया है, और एक से ज़्यादा लड़कों ने। उसने जो पूरी कहानी बताई, जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके पापा, वो कहानी ये थी कि वीना ने अपने पापा से कहा कि जब मैं स्कूल में थी तभी वहाँ एक लड़का जिसका नाम था पेगी सेथियावान, तो वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था। उसने मुझे प्रपोज किया, मैंने इनकार कर दिया, तब भी वो जगह जगह मेरा पीछा करता है। एक बार लेडीज़ टॉयलेट में भी वो घुस आया। गुस्से में मैंने उसके मुंह पर थूक दिया, और लेकिन वो जब तक तंग करता रहता था। फिर जैसे ही मैं कॉलेज में आई तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई एकी से, और एकी से मुझे प्यार हो गया और हम दोनों प्यार करते थे। बाद में पता चला कि एकी उस पेगी का दोस्त, वो पेगी जो वीना को तंग करता था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि एकी एक अच्छा लड़का था और इसीलिए हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। ये बात बाद में पेगी को पता चली कि उसके दोस्त यानी एकी को प्यार हो गया वीना से, जिसके पीछे वो पड़ा हुआ था। तब उसने बदला लेने की ठानी, लेकिन एकी से नहीं, वीना से, और वो मौके की ताक में लगा रहा। इसी दौरान में उस जापान के शहर में अक्सर बहुत सारे बाइकर, जो बाइक गैंग होते हैं,
कुछ ऐसे गैंग थे, उनमें से इस इलाके में जहाँ वीना रहा करती थी एक बाइकर गैंग था जिसका नाम था मून रेकर। इसमें तमाम बदमाश लड़के थे, ये लोगों को तंग करते, परेशान करते, धमकाते, मारते, पीटते। पेगी ने एक रोज इस मून रेकर बाइकर गैंग को ज्वाइन कर लिया। उधर जो एक ही था वो किसी और उसका अपना ग्रुप था, वो शरीफ लड़कों का ग्रुप था, वो भी लेकिन बाइक चलाते थे, शौक था स्पीड का। तो अब पेगी जब मून रेकर जैसे बदनाम गैंग को ज्वाइन किया, उसके बाद अब उसकी नज़र अब भी वीना पर थी कि उससे उसका बदला लेना, क्योंकि उसने उसकी बेइज्जती की है। इत्तेफाक से 27 अगस्त की शाम 7 बजे जब एक ही पहुंचा, लिंडा और वीना थी, वीना को फिर उसने अपने बाइक में लिफ्ट दी, लिंडा चली गई। तब ये लोग एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे और अचानक मून रेकर गैंग के सारे मेंबर, करीब 12 लड़के अपनी बाइक पर फर्राटा भरते हुए चले आ रहे थे और उनमें पेगी भी था। पेगी ने देखा अचानक वीना को एक ही के साथ, उन्होंने बाइक रोकी, उन लोगों ने शराब पी रखी थी। इसके बाद फिर पेगी ने एक ही पर हमला शुरू कर दिया और साथ में वीना पर। एक ही को डंडों से मारा, उसके सर से खून गिरने लगा, वो बेहोश होकर रोड पे गिर पड़ा। फिर उसने वीना को मारा। वीना के साथ इन लोगों ने ज़बरदस्ती की। इसके बाद जब वीना लगभग मुर्दा हालत में थी और देख रही है कि एक ही भी अब लगभग बचने वाला नहीं है, तब उन लोगों ने अपनी मोटरसाइकिल वीना के पैर पर कई बार चढ़ाया, जिससे उसके पैर दोनों लगभग कट गए। उसके हाथों हथेलियों को इतना कुचला कि वो भी लगभग बेकार हो गए और उसके बाद उसे अधमरी हालत में छोड़कर वहाँ से चले गए। बाद में किसी राहगीर की नज़र पड़ी, उसने पुलिस को फ़ोन किया, फिर पुलिस आई, दोनों को अस्पताल ले गई, जहाँ दोनों की मौत हो गई। ये पूरी कहानी सुनाने के बाद वीना लिंडा के जिस्म से आखिरी शब्द कहती है वो ये कि मेरे साथ यही हुआ था, रोड एक्सीडेंट में हमारी मौत नहीं हुई और अब आप पुलिस के पास जाकर ये सब कुछ बताएं। इतना कहने के बाद अचानक वीना की आवाज़ रुक गई। लिंडा फिर से बोलने लगी। शायद वीना को जो बोलना था उसने बोल दिया। अब ये बहुत सारे लोग इसको मनगढ़ंत या कहानी भी समझ सकते थे, लेकिन वीना ने कहा था कि आप मेरी आवाज़ को रिकॉर्ड कीजिएगा। पापा ने सारी आवाज़ उसकी रिकॉर्ड की। लिंडा के घर से निकलकर पूरा परिवार सीधे पुलिस स्टेशन जाता है और जाकर उन्हें वो ऑडियो सुनाता है। पुलिस वाले भी हैरान। फिर पुलिस वाले उस ऑडियो को वीना के जो पुराने ऑडियो थे उसके साथ मिलान कराते हैं, हू बहू ऑडियो मैच कर जाता है। फिर पुलिस को यकीन हो जाता है कि ये वीना की ही आवाज़ है। अब पुलिस वाले जिसे रोड एक्सीडेंट समझ कर केस बंद कर चुके थे, एक नया सुराग क्या करें। इत्तेफाक से इस ऑडियो और वीना की एक लिंडा के जिस्म में घुसकर अपने पिता के सामने अपनी पूरी कहानी सुनाने की बात अब वहाँ की मीडिया में आ चुकी थी। मीडिया और सोशल मीडिया दोनों ने इस खबर को उछालना शुरू कर दिया। हर तरफ लोग हैरान थे और इंडोनेशिया के लोग भूत प्रेत आत्मा और ये सारी चीज़ों पर बहुत बिलीव करते हैं। तो एक मेजॉरिटी जो थी लोगों की, उन्होंने माना कि नहीं, वीना आई थी अपनी कहानी बताने के लिए और पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस को उसी वक्त शक होना चाहिए था जब बाइक की हालत ख़राब नहीं थी और दोनों की जो जख्म थे वो इतने ज़्यादा थे कि ये पॉसिबल ही नहीं था। पुलिस पर अब दबाव पड़ा, मीडिया सोशल मीडिया के चक्कर में फिर सरकार पर दबाव पड़ा। पुलिस से कहा गया दोबारा इस केस की जांच करो। पुलिस ने रीओपन किया इस केस को और उसके बाद तफ्तीश करने के बाद 27 अगस्त 2016 की उस शाम जहाँ पर इन दोनों की लाश मिली थी, वहाँ के सारे मोबाइल के डम डेटा निकाले गए। जो बाकायदा मून रेकर गैंग जो बाइकर था, यह नाम भी वीना ने बताया और साथ में उसने पेगी का भी नाम बताया जो ऑडियो में रिकॉर्ड था। अब पुलिस ने पेगी को ढूंढना शुरू किया। मून रेकर गैंग के करीब, उसने टोटल ये बताया था कि करीब 12 लड़के थे। अंदाज़न उसने कहा कि मैंने गिनती नहीं की लेकिन मुझे लगता है कि 10 से 12 थे। पुलिस ने मून रेकर गैंग के 8 लड़कों को उठाया, उनसे पूछताछ की, लेकिन 8 ने इनकार कर दिया। फिर पुलिस ने उनके मोबाइल के उस 27 अगस्त 2016 की शाम के टावर लोकेशन का पता निकाला और उनकी मौजूदगी क्राइम सीन पर पाई गई। फिर पुलिस ने उनकी अच्छी खातिरदारी की, उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया और इसके बाद उन सभी को
जेल भेज दिया गया। उनमें से एक नाबालिग था। उस नाबालिग को 8 साल की सज़ा हुई, बाकी 7 को उम्र कैद की सज़ा हुई। पुलिस ने कहा अब ये केस सुलझ गया। लेकिन जो मेन कल्प्रिट था, मेन मास्टरमाइंड था, पेगी सेतियावान, वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। कहा जाता है कि वो एक पुलिस वाले का बेटा था और उसको उस शहर से दूर कर दिया गया था। पुलिस ने कहा हम उसे ढूंढ रहे हैं, कभी न कभी पकड़ा जाएगा। लोग भी पीछे पड़े रहे कि पुलिस उसे पकड़े। धीरे धीरे फिर वक्त बीता और पुलिस भी भूल गई। बस 8 लोगों को सजा दिलाकर लगा कि केस खत्म हो गया। 16 के बाद 8 साल बीत जाते हैं, मेन कल्प्रिट नहीं पकड़ा जाता है। इस दौरान में ये पूरी कहानी इंडोनेशिया के एक फिल्म डायरेक्टर को बहुत लुभाती है और वो एक फिल्म बनाते हैं। इस फिल्म का नाम रखते हैं वीना बिफोर 7 डेज, यानी वीना 7 दिन पहले। जब ये फिल्म इंडोनेशिया के थिएटर में रिलीज हुई तो बहुत सारे लोग पहले इस फिल्म के शुरुआती 1-2 दिन में खिलाफ किए। बहुत इसमें ब्रूटल दिखाया गया है। वीना के कैरेक्टर के साथ जो एक हिंसात्मक चीज़ें हुई उसको बहुत ज़्यादा बड़ा डिटेल में दिखाया गया। फिर इसमें आत्मा और बाकी चीज़ें थी, तो ये लगा कि ये फिल्म चलेगी नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे जब लोगों को पता चला कि ये उसी वीना की फिल्म है जिस वीना ने लिंडा के जिस्म में दाखिल होकर अपनी आवाज़ में अपनी आप बीती सुनाई थी, तो लोग थिएटर की तरफ भागने लगे। मई 2024 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी इंडोनेशिया में और ये इंडोनेशिया की बिगेस्ट अर्निंग वाली 2nd फिल्म बन गई। लोग इसे इतना देखने लगे। जब लोगों ने दोबारा इसको 8 साल बाद देखा और फिल्म के ज़रिए जब उन्हें वीना के दर्द का एहसास हुआ तो लोगों का गुस्सा फिर जागा। और जब उन्हें पता चला कि अभी तक मेन कल्प्रिट यानी कि पेगी गिरफ्तार नहीं हुआ। इस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद पूरे इंडोनेशिया के अलग अलग शहरों में धरना प्रदर्शन शुरू हो गया जस्टिस फॉर वीना को लेकर कि पेगी को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस पर फिर से दबाव आया। सरकार ने फिर से पुलिस से कहा करो। पुलिस ने फिर से जांच शुरू की और आखिरकार जांच रंग लाई। पुलिस ने पेगी को गिरफ्तार कर लिया एक दूसरे शहर से। गिरफ्तार करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन हुआ ये कि जो 2016 का पेगी था उसकी जो तस्वीर थी और 2024 में जिस पेगी को गिरफ्तार किया गया उसकी शक्ल में बहुत कुछ फ़र्क था। एक तो 8-9 साल का वक्फा, तो 8-9 साल में बहुत सारे इंसान की हुलिया भी बदल जाते हैं, लेकिन शक्ल सूरत मिल नहीं रही थी। उधर पुलिस ने जो ये कह दिया कि हमने केस सॉल्व कर दिया, सबसे बड़े कल्प्रिट को पकड़ लिया, लेकिन जब जज के सामने इस पेगी को पेश किया गया और 2016 की उसकी तस्वीरें निकाल गई और 2024 आफ्टर अरेस्टिंग उसकी तस्वीर निकाली गई, तो जज भी कन्विंस नहीं हुए और जज ने कहा कि शायद पुलिस ने गलत शख्स को पकड़कर प्रेशर में इस केस को सुलझाने का दावा कर दिया। लिहाजा पुलिस ने पेगी को रिलीज कर दिया। अब अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि जिस पेगी को पुलिस ने पकड़ा था वाकई वो ओरिजिनल पेगी था, वही कल्प्रिट, या उसके नाम पर दबाव में किसी बेकसूर को पकड़ा था। लेकिन पेगी को छोड़ दिया गया। फिलहाल इस कहानी का क्लाइमेक्स ये है कि अभी भी पेगी मिला नहीं है क्योंकि जज ने उसे छोड़ दिया है और ये कहानी आज भी इंडोनेशिया में सुनी और सुनाई जाती है। यही फिल्म बाद में OTT पर आई। जियो हॉटस्टार पर यह फिल्म रिलीज़ हुई और वहाँ पर भी इसे काफ़ी लोगों ने देखा इसी नाम से, वीना बिफोर 7 डेज। तो ये जियो हॉटस्टार पर भी है। तो ये थी इंडोनेशिया की वो कहानी जिसे एक दूसरा नाम ये भी है कि ये इंडोनेशिया पुलिस की अब तक की सबसे घटिया और सबसे ख़राब इन्वेस्टिगेशन वाला केस है, क्योंकि इस केस में उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर वीना अपने दोस्त के जिस्म में दाखिल होकर अपनी ज़ुबान में अपने पापा को अपनी कहानी नहीं सुनाती तो इसे हमेशा के लिए एक रोड एक्सीडेंट मानकर केस को बंद कर दिया जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये थी आज की कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज सुशांत खराटे इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सुशांत भाई। और ये सब इंस्पेक्टर हैं नवी मुंबई में पुलिस में, और इनको विश किया है मम्मी पापा, इनके भाई प्रशांत, विक्रांत, काजल और ओनस्वी ने। तो सुशांत साहब जब भी मुंबई आऊँगा पक्का वादा आपसे ज़रूर मिलूँगा, बट आज आपका दिन है, हैप्पी बर्थडे।
सैयद इमामुद्दीन, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे इमामुद्दीन। और ये सैयद इरफानुद्दीन ने भेजा, जिनके बेटे हैं इमामुद्दीन। इसके अलावा टेंडल, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे टेंडल। और ये भेजा गावा ने है। साथ ही परमजीत, इनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे परमजीत साहब। और ये शैली के हस्बैंड हैं कुलदीप बिश्नोई, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे कुलदीप भाई। और ये सुमन बिश्नोई के भाई हैं। साथ ही इनामदार सिंह, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे इनामदार साहब। और ये भेजा है राहुल गोटिया ने। इसके अलावा मोहम्मद फैज़ान, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे फैज़ान। और ये भेजा है गजाला ने, गजाला के हस्बैंड है फैज़ान। तो इसके साथ ही आज की कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।